आज आप इस वीडियो को या तो जुलाई एंड में या फिर उसके बाद देख रहे होंगे, यानी कि अभी भी आपके पास जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए 5 से 6 महीने का समय है। और उसके 2-3 महीने बाद अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, उसके 1 महीने बाद जेईई एडवांस का समय आएगा और आपके जेईई मेन जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम आएगा। तो सभी चीज़ों को हम साथ ही साथ कैसे मैनेज करें? या तो आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, उस केस में कैसे मैनेज करें? अगर आपका बोर्ड एग्जाम भी है, साथ ही साथ कैसे मैनेज करें? सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करना है, जेईई एडवांस भी अगर हमें साथ ही साथ लेकर चलना है, सारी चीज़ों को हम एक साथ कैसे बैलेंस करें जब हमारे पास समय जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 5 से 6 महीने, यानी कि पहले पड़ाव के लिए सिर्फ 5 से 6 महीने का समय रह गया है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारा सबसे पहला मेन फोकस, चाहे आप जेईई मेन पे टारगेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, चाहे आपको जेईई एडवांस भी देखना हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम भी मैनेज करना हो, या फिर आप सिर्फ एक ड्रॉपर कैंडिडेट हो, आपका सबसे पहला मेन फोकस, और मैं बोलूंगा डू और डाई सिचुएशन लेकर जेईई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट लेकर चलना है। पहले क्यों समझ लेते, फिर कैसे समझेंगे। तो देखो, क्यों? इसलिए क्योंकि सपोज करो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो अगर आपने जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट ही बढ़िया से कर लिया, तो उसके बाद 1 महीना भी अगर बोर्ड एग्जाम के लिए मिलता है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो हो रखा है ना जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में। थियोरिटिकल तौर पे थोड़ा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कुछ डेरिवेशंस वगैरह में और देखने हैं, एग्जाम के बीच में गैप वगैरह मिलता है उस समय हम कर लेंगे, और 1 महीने का समय हमारे पास ऐसे भी है। बाकी आपका कुछ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश जैसे कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, उन चीज़ों के लिए कुछ एग्जाम से कुछ समय पहले भी समय काफ़ी होता है। ठीक है, तो अगर बोर्ड कैंडिडेट हो देन तो जनवरी अटेम्प्ट आपके लिए बहुत मस्ट हो ही जाता है। और चलो अगर ड्रॉपर भी हो तो जेईई मेन 2026 जनवरी या तो ड्रॉपर हो या फिर कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जनवरी वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का रेशियो देखो, बहुत खराब होता, बहुत डिफरेंट होता है। जनवरी अटेम्प्ट में कम स्कोर के ऊपर भी आप ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियों से सीख कर या फिर और ज्यादा खुद को ट्रेनिंग देकर और ज्यादा सीख कर और सारे स्टूडेंट्स और बेहतर मार्क्स स्कोर करते हैं। तो सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो कि अप्रैल में मार्क्स इंप्रूव करोगे, बहुत से स्टूडेंट्स मार्क्स इंप्रूव करके एक बढ़िया स्कोर लाएंगे, लेकिन परसेंटाइल या तो वैसा ही बनेगा या फिर उतना भी नहीं बनेगा, यानी कि यहां पर परसेंटाइल इंप्रूव करना और मुश्किल हो जाता है आपके अप्रैल अटेम्प्ट में। वही जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी भी अवेयरनेस नहीं आती है, उतना सीरियसनेस नहीं आता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप सोचते हो ना कि भैया जो इतने 2 साल में 2.5 साल में स्टूडेंट्स नहीं कर पाए जनवरी अटेम्प्ट में, जनवरी से अप्रैल के बीच में इतना क्या कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जनवरी में जो रिजल्ट आया उससे एक रियलिटी हिट करता है, फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर और ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व करना चालू करते हैं जनवरी के बाद, तो पीवाईक्यू से जो मार्क्स इंप्रूव होता है वो सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज हम जनवरी के पहले ही सारी चीजें करेंगे। कैसे? धीरे धीरे हम समझेंगे। अब मान लेते जेईई एडवांस भी आपका फोकस है, मतलब जेईई एडवांस आपका फोकस है, तो अगर जेईई में जनवरी अटेम्प्ट को ही ढंग से क्रैक कर लेते हो तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर उतना टेंशन नहीं रहेगा ना। आप जनवरी अटेम्प्ट ढंग से क्रैक करने के बाद उसी समय से जेईई एडवांस का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। लेकिन सपोज करो जनवरी अटेम्प्ट में उतना बढ़िया स्कोर नहीं बना, तो आप फिर अप्रैल के लिए मेंस लेवल का प्रिपरेशन करोगे, एडवांस उसके बाद चालू करोगे। तो अगर आपको एडवांस में एज चाहिए तो आपको जनवरी में ही एक अच्छा स्कोर करके उसके बाद समय निकाल के एडवांस का तैयारी शुरू से चालू करना पड़ेगा जनवरी के समय से ही, ताकि बाकी कॉम्पिटिशन से आपके पास एक एज हो। ठीक है, मतलब अगर अभी तक सिर्फ जेईई मेन हिसाब से फोकस कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं, ये तो पता चल गया भैया कि जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ड्रॉपर हो या फिर फ्रेशर, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम वाला ईयर हो, या फिर आपका जेईई मेन फोकस हो या फिर जेईई एडवांस फोकस हो। ठीक है, हर एंगल से आपके लिए जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझो 5 से 6 महीने का समय है, हम मान के चलते 5 महीने समय है। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट से लगभग 15-20 दिन पहले आपको सीरियस मॉक टेस्ट, मैं बोलूंगा 1 महीने पहले, 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना चालू कर देना, पर वीक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देते रहो और एनालाइज करते रहो कौन सा चैप्टर वीक रह गया, उसके ऊपर और फोकस करते रहेंगे। और इस 1 महीने पहले से, जेईई मेन के 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। अब इस जेईई मेन से 1 महीने पहले, अब इस 1 महीने से भी 2 महीने पहले चलो, यानी कि एक्चुअली जेईई मेन से 3 महीने पहले। ठीक है, तो इस 3 महीने वाले फेज से, और
मतलब यहाँ पर आप ऐसे ब्रेक्स डालते रहो। ये जेई मेन है, इससे 1 महीने पहले आए, यहाँ पर ये इससे और 2 महीने पहले गए, मतलब एक्चुअली जेई मेन से 3 महीने पहले। तो इस 2 महीने वाले फेज में आप पीवाईक्यू करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। दिन के 13 घंटे 14 घंटे पीवाईक्यू कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। और इस 1 महीने वाले फेज को पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट के फेज में डिवाइड करना, ठीक है। पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट 2 फेज में होगा। मॉक टेस्ट अपने आप में 2 फेज होगा कि पूरे वीक में हमने अगर एक मॉक टेस्ट दिया है तो उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करके फिर पूरा वीक उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर काम करेंगे, वीक एरियाज के ऊपर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट वाले फेज में जो एग्जाम देने वाला दिन होगा, टेस्ट देने वाला दिन, वो तो वीक के अंदर कुछ घंटे है, बट मेजॉरिटी पोर्शन आपका वीक एरिया के ऊपर काम करना हो गया। तो आपने इक्वली डिवाइड कर रखा है आखिरी के 1 महीने को, वीक एरियाज के ऊपर भी काम कर रहे हो और पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बट मॉक टेस्ट अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा देना, लेकिन इस बीते 2 महीने में भी बीच बीच में भी आप मॉक टेस्ट 10 दिन 15 दिन पे मॉक टेस्ट देते रहना, ताकि आपको पता चले पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद भी कौन से चैप्टर अभी भी मुझे दोबारा फोकस करने की जरूरत है। और बाकी बात रहा, हम अभी तक 3 महीने पहले आ चुके हैं, जेई मेन से 3 महीने पहले, और हम इस वीडियो को देख रहे हैं जेई मेन से 5 महीने पहले, 5 से 6 महीने पहले, लेकिन हम मान के चलते हैं थोड़ा और लेट से वीडियो को देख रहे हो तो 5 महीने पहले, ठीक है। तो जेई मेन से हम 3 महीने पहले आ चुके थे पीवाईक्यू वाला फेज, और 2 महीने पहले आ जाओ तो आपके पास अभी, मतलब जब वीडियो को देख रहे हो, आपका पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले वाला फेज जो है ये 2 महीने का समय, या फिर वीडियो को और पहले देख रहे हो तो 2 से 3 महीने का आपका ये समय हो सकता है। इस फेज में अभी आप 1-2 मॉक टेस्ट दे दो और एनालाइज करो आपके पास वीक एरियाज कौन से। अगर आपको पहले से पता है वीक एरियाज कौन से हैं तो वो फिगर आउट कर लो, ठीक है, वो फिगर आउट करो और उसके ऊपर काम करो। और अगर पता नहीं है तो मॉक टेस्ट देकर फिगर आउट करो। और इसमें मैं बोलूंगा महीने में 1 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मत रखो, मॉक टेस्ट दो और इसे ऐसे रखो कि 50% टाइम हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक अगर एग्जाम आने वाला है तो 11th का भी सिलेबस होगा जो आपने कर रखा होगा, 12th का भी अच्छा खासा सिलेबस कर रखा होगा। तो जो ऑलरेडी हमारा सिलेबस हो रखा है उसके पीवाईक्यू भी कर रहे हो, और जो डेली सिलेबस कवर करते जा रहे हो उसका भी पीवाईक्यू करो। और बाकी बचे आधे समय में, यानी कि डेली आधा समय पीवाईक्यू और आधा समय न्यू सिलेबस कवरेज या फिर 11th का रिवीजन, इसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो शुरू के जो अभी हमारे पास शुरू के 2 से 3 महीने हैं, इसमें हमें क्या करना है भैया, महीने में एक बार मॉक टेस्ट दे दिया तो दे दिया, ताकि बीच बीच में हम एनालाइज करते चले कि हमारा प्रिपरेशन अभी कैसा चल रहा है। और डेली के हम फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ, किसी एक हाफ में आप पीवाईक्यू करो और एक हाफ में आप अपना न्यू सिलेबस कवरेज या फिर पुराने सिलेबस का रिवीजन करो। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो, ठीक है। न्यू सिलेबस कवरेज जितना होना था आपका हो चुका है, लेकिन अगर न्यू सिलेबस कवरेज आपका 70% से कम है तो अब आप समय दे दो। जैसे पहले 50-50 डिवाइडेड था न्यू सिलेबस प्लस आपके पीवाईक्यू के लिए, अब आप समय दे सकते हो 20+80 का, 20% समय न्यू सिलेबस कवरेज और 80% समय आपके पीवाईक्यू के लिए। और आखिरी का जो 1 महीना होगा उसमें आप हर वीक एक मॉक टेस्ट दीजिए और फिर पूरा वीक बैठकर फर्स्ट हाफ में, एक हाफ में आप उस वीक एरिया के ऊपर काम करिए और एक हाफ में पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट तक का स्ट्रेटेजी रखना है। फिर जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट खत्म होता है उसके बाद ड्रॉपर्स अपने इस बचे हुए 2 से 3 महीने, मतलब आपके अप्रैल अटेम्प्ट से पहले वाला जो समय है, इस 2 से 3 महीने के बीच में जितना मैक्सिमम पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आप पहले महीने में तो पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और वीक एरियाज आप अपने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर 50-50 टाइम डिवाइड कर दीजिए पहले महीने में न्यू सिलेबस कवरेज या फिर रिवीजन जो छूट गया है, फिर जो वीक रह गया, और 50% समय पीवाईक्यू का। नेक्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, ठीक है। और 20% मतलब 20:80 के रेशियो में 20% जो अभी भी सिलेबस बचा हुआ है और उसके बाद 80% में आपका पीवाईक्यू। फिर उसके बाद जो आपके पास थोड़ा बहुत समय बच जाता है आपका, जैसे मॉक टेस्ट हमने जनवरी अटेम्प्ट के पहले वाला जो आखिरी मंथ जो हमने देखा था कि एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, वो चीजें आपको करना है। बट एक बोर्ड्स वाले कैंडिडेट के लिए अब मैं बोलूंगा फुल फोकस बोर्ड्स के ऊपर रखिए। बोर्ड्स को थोड़ा बहुत तभी कॉम्प्रोमाइज करिए बीच बीच में, अगर कुछ बहुत लंबा गैप मिल चुका है तब जाके आप कर सकते हो, वरना बहुत से स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं भैया कि ओवर कॉन्फिडेंस में के चक्कर में आके जेईई मेन तो चलिए सुधर गया लेकिन 75% बोर्ड्स के अंदर नहीं बन पाया। वो समय अलग था कि बोर्ड्स का पेपर इजी हुआ करता था और 75% लाना आसान था, लेकिन अब कभी भी किसी भी साल कैसा भी पेपर आ जा रहा है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के लिए हमें रेडी रहना है।
बहुत बढ़िया परसेंटेज है, तो अगर जेई में उतना बढ़िया नहीं भी आ पाता है तो कुछ कॉलेजेस इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ आपके बोर्ड्स के परसेंटेज पे भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर बोर्ड्स खत्म हो चुका है, फिर आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जितना भी समय है, मैं बोलूंगा जो आप कोई न्यू सिलेबस के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। जितना सिलेबस ऑलरेडी आपका हो रखा था जनवरी अटेम्प्ट से पहले, उन सिलेबस की ही जितना ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 दिन जो समय है आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। और जैसे ही आप अगर सिर्फ जेई में जनवरी अटेम्प्ट में ही बढ़िया स्कोर कर लिए थे, उसके बाद अगर जे एडवांस का प्रिपरेशन, अब जे एडवांस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। जे एडवांस या तो अब आप अप्रैल अटेम्प्ट के बाद चालू करोगे, वरना फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद चालू करने वाले थे। अगर जनवरी अटेम्प्ट के बाद चालू करने वाले थे, मतलब जनवरी में ही बढ़िया स्कोर आ चुका था, तो उस केस में आपको क्या करना है भैया कि आपको पहले तो मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज का एनालिसिस हो जाता है और उसमें से आपको 60% बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज निकालने हैं। ठीक है, और बाकी बचे 40% में आपको 20 और मतलब बाकी बचे 40% सिलेबस को 50-50 में डिवाइड कर देना, मतलब 60%, 20%, 20%। लास्ट का 20% आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, अगर आपके पास उतना समय नहीं है। ठीक है, मतलब कितना आपको आपके पास कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कितना समय लग रहा है, उस हिसाब से आप देखो। 60% जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके ऊपर ढंग से पकड़ बनाओ। ठीक है, मतलब एक ट्रांजिशन फेज रखो, जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें टॉप 60%, नेक्स्ट 20%, उसके बाद का लास्ट 20%। अब जो हो सकता है टॉप 60% के अंदर 40 to 50% सिलेबस ही आपका स्ट्रांग हो, तो बाकी जो बच गया 10-15% उसके ऊपर पहले तो बहुत बढ़िया स्ट्रांग होल्ड लेकर आओ। उसके बाद उसके पीवाईक्यू, इस 60% के पीवाईक्यू हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। फिर ये पीवाईक्यू करते करते जो नेक्स्ट 20% है उन्हें भी, अगर आपको लग रहा है पीवाईक्यू मेरा फ्लो में सही चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट 20% को भी धीरे धीरे अपने स्केड्यूल के अंदर लाने की कोशिश करो। शुरू में जो आपका 60% बनने में आपका 10-15% सिलेबस रह रहा था, फुल टाइम देकर पहले उसका सिलेबस कवर करो और उसके बाद फिर आप क्या करो कि दिन का 80% समय सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और 20% समय अपने न्यू सिलेबस कवरेज या फिर उनके जे एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करो, जो नेक्स्ट 20% सिलेबस है। आखिरी का 20% हम तभी टच करेंगे जब ये जो हमारा बीच वाला सेकंड नंबर पे जो 20% था, पहले 60, 20 और 20, तो ये बीच वाला जो 20 था ये अगर बढ़िया होल्ड के अंदर आ जाए, फिर लास्ट के 20 के ऊपर चलेंगे। क्योंकि जेई एडवांस में जेई मेन की तरह सब कुछ करना जरूरी नहीं है। यहां पर अगर आप 50% पेपर भी ढंग से सॉल्व कर देते हो, एक बहुत बढ़िया रैंक आप अचीव कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया आईआईटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ 50% सिलेबस के ऊपर हम काम करें, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो कि आपका स्ट्रांग था लेकिन क्वेश्चन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके स्ट्रांग चैप्टर से आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और नहीं बना पा रहे हो, तो इसलिए हम 60 से 70, 80% चैप्टर रखते हैं, उसके अंदर से टॉप 50% क्वेश्चन कुछ तो हमारे पास बनने लायक होंगे जिनमें थोड़ा समय कम लगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आप जे एडवांस के बाद, जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के बाद अगर आप जे एडवांस का प्रिपरेशन चालू करना चाहते हो, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सिर्फ जो शुरू का 60% सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करो। उनमें जो 10%, 60% को बनाने में 10-15% सिलेबस रह रहा है। ठीक है, अगर आपके पास समय लग रहा है तो उस 10-15% सिलेबस को कवर कर लीजिए पहले, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। कोई ऐसे 20:80 का समय डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जितना पीवाईक्यू, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर सकते हो। जेई मेन का जब भी आप पर चैप्टर पीवाईक्यू करते हो, देन 100 से 150 पीवाईक्यू रिकमेंडेड होता है अगर आपके पास समय है। समय नहीं है तो 60 से 70, 80 पीवाईक्यू। जेई एडवांस में अगर आपके पास समय है तो 50 से 60 पीवाईक्यू रिकमेंडेड होता है, और अगर समय ज्यादा नहीं है तो कम से कम 30 से 40 पीवाईक्यू पर चैप्टर हम अभी भी बोलते हैं। मिनिमम 30 से नीचे तो नहीं आना जेई एडवांस के अंदर। 30 से 40 रिकमेंडेड है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मतलब बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन चाहिए तो 50 से 60, 70 पीवाईक्यू जेई एडवांस के अंदर बहुत बढ़िया माना जाता है अगर आपके पास समय है तो इस प्रकार से आपके लिए जेई, आईआईटी जेई 2026 के लिए रोड मैप था कि किस अलग अलग फेज के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर बेस्ट आईआईटी जेई पीवाईक्यू बुक्स ढूंढ रहे हो तो उसका हमने ऑलरेडी ढेर सारे पीवाईक्यू बुक्स का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उनका रिव्यू वीडियो जाकर हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो।
बाकी और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रहा हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, अगर कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट्स, करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, IIT जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, अगर स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ों में हेल्प चाहिए, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीज़ें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।